Hello my students of class 7, welcome again. In your previous video we have discussed about Babur and Humayun. Now Akbar, chapter number 5, Mughal dynasty. In 1542, जैसे कि तुम लोगों को पता है 1542 में हुमायूं जब शेर शाह से अपने आप को छुपा के रख रहा था, उस समय अमरकट में जन्म हुआ था अकबर का। अकबर की माता के नाम थे हमीदा बेगम। अकबर की मदर का नाम था हमीदा बेगम। व्हाट वाज द मदर नेम ऑफ अकबर और हु वाज द मदर ऑफ अकबर? तो उसके बाद हुमायूं फिर से अपनी आर्मी को तैयार करते हुए और फिर से शेरशाह के खिलाफ जो है आक्रमण किए, अटैक किए, और उस अटैक में हुमायूं जो है वो जीत गए और रिकैप्चर किए दिल्ली, आगरा, और फिर मुगल डायनेस्टी री एस्टेब्लिश की। 1556 में हुमायूं की डेथ हो गई जब अकबर का एज था बहुत ही कम, मतलब उस समय अकबर बहुत छोटा था, ओके, यही कोई 12 या 14 ईयर्स की, इमेच्योर। तो जब 12 या 14 ईयर्स में अकबर सिंहासन में बैठे तो उसके पास राजपाट चलाने की बिल्कुल भी क्या बोलेंगे एक्सपीरियंस नहीं था, या फिर वो काबिल नहीं था कि इतना बड़ा एक राजपाट, एक एम्पायर को चलाए। तो बैरम खां, द ट्रस्टेड ऑफिसर ऑफ हुमायूं, अकबर के पिता की एक ट्रस्टेड ऑफिसर थे जिनका नाम था बैरम खां। बैरम खां एज ए फादर अकबर को उंगली पकड़ के हर चीज सिखाए, कैसे उनके पिता साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या किए, एक साम्राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, दुश्मन से बचने के लिए जो भी करना चाहिए, बैरम खां एज ए फादर अकबर को गाइड करते गए। ठीक है, अब अकबर था बहुत ही छोटा, तो इस समय आसपास की जो राजा थे वो चाह रहे थे, रूलर्स थे, वो चाह रहे थे इसी चीज की फायदा उठा के, द एब्सेंस ऑफ अ पावरफुल किंग, इसी चीज का फायदा उठा के क्यों ना दिल्ली कैप्चर कर लिया जाए। और ये सोचते हुए हिमू, द रूलर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, वो दिल्ली की पर कैप्चर किए, दिल्ली को कैप्चर करने के लिए वो कॉन्स्पिरेसी किए और पानीपत की तरफ बढ़ते गए। उस समय बैरम खां अकबर की तरफ से अपना आर्मी सजाए और हिमू से फाइट किए और हिमू को क्या किया, हरा दिए। बैरम खां अकबर को अपनी औलाद, अपनी बेटा जैसा ही मानता था। अब धीरे धीरे अकबर बड़ा होने लगा। अकबर जैसे जैसे बड़ा होने लगा उनको उनमें मैच्योरिटी आने लगे, कैसे एक साम्राज्य को चलाए, ये बुद्धि जिसे कहते हैं, ये सोच उन्हें आने लगे। तो उन्होंने कभी भी फाइट करके या फिर आक्रमण करके, अटैक करके कभी भी अपने साम्राज्य को बढ़ाना नहीं चाहे। वो हमेशा सोचे दोस्ती बना के, फ्रेंडशिप बना के, प्यार मोहब्बत से कैसे करके अपनी साम्राज्य को एक्सपेंड किया जाए, और इसी कारण से वो एक पॉलिसी अप्लाई करते थे। अकबर का एक पॉलिसी था। क्या पॉलिसी था? बहुत सारा शादी, मैरिज, बहुत सारा जो राजपूत प्रिंसेस थे उनसे अकबर शादी किए, और इससे क्या हुआ, राजपूत प्रिंसेस से शादी करने से क्या हुआ, राजपूत की ओर से, उन लोगों की तरफ से अकबर को एज ए डाउरी या प्यार से वो प्रिंसेस की जो पिता थे वो अकबर को अपने साम्राज्य के भाग देते गए, और ऐसे 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 अकबर का साम्राज्य बढ़ते गया। लेकिन सारा राजपूत अकबर के सामने अपना सर नहीं झुकाना चाहा। उसमें से एक था मेवाड़ की राणा, ठीक है, प्रताप, राणा प्रताप। राणा प्रताप जो है, देखो पेज नंबर 49,
टॉपिक है राजपूत स्टेट्स। राणा प्रताप कभी भी नहीं चाहे कि अकबर के सामने अपना सर झुकाए, तो उन्होंने अकबर के खिलाफ जंग छेड़ दिया। अब कोई अगर जंग छेड़ता है तो उसमें तो जाना ही है क्योंकि रूलर है। तो उन्होंने अकबर के साथ राणा प्रताप का एक लड़ाई हुआ जिसे कहते हैं द बैटल ऑफ हल्दीघाट। पेज नंबर 49 अंडरलाइन करो प्लीज। 1576 में हुआ था द बैटल ऑफ हल्दीघाट। 1576 में हुआ था द बैटल ऑफ हल्दीघाट। तो अब आते हैं अकबर की एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम में। अकबर अपनी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम अगर देखें अकबर की, तो एक बहुत अच्छा रूलर था, बहुत ही अच्छा रूलर था। प्रजा की सुख दुख को देखना, प्रजा की सुख दुख को बांटना, उनकी फीलिंग्स को समझना, ऐसा रूलर था अकबर। कभी कभी तो वो अपना भेष बदल के बाजार चल जाते थे, कभी कभी तो अपना भेष बदल के अपनी किंगडम में घूरते थे, अपने साम्राज्य में लोगों से, अपनी प्रजा से बात करते थे, जानना चाहते थे उनके मन में अपनी राजा के लिए क्या भावना है, ठीक है, अपनी राजा के प्रति क्या सोच रहे हैं अपनी प्रजा। और कभी कभी बाजार में भी देखते थे कि ऐसा तो नहीं है कि कोई दुकानदार उसकी प्रजा को ठग रहा है, ठीक है। तो अपनी प्रजा की बात सुनने के लिए उन्होंने दीवानी ई आम नाम की एक क्या किया, दीवानी ई आम की व्यवस्था की, ठीक है। दीवानी ई आम क्या है, पेज नंबर 50 में देखो। दीवानी ई आम, हॉल ऑफ पब्लिक ऑडियंस। आम मतलब क्या होता है, आम जनता की बात। आम मतलब होता है कॉमन पीपल। अपनी प्रजा की बात सुनने के लिए उन्होंने किया दीवानी ई आम, अंडरलाइन कर लेना। और उसी के नीचे लिखा हुआ है दीवानी ई खास, मतलब इसमें जो था उसके ऑफिसर्स, उनकी जो मिनिस्टर्स, वो लोग थे स्पेशल ऑडियंस, जिनके साथ मिलके अकबर जो है ये सब प्रॉब्लम्स कैसे सॉर्ट आउट किया जाए, उनकी साम्राज्य को कैसे और अच्छा बनाया जाए, ये सब डिस्कशन करते थे। अब नेक्स्ट पेज में आओ, देखो पेज नंबर 51, प्रोविजनल एडमिनिस्ट्रेशन। अकबर अपनी पूरे साम्राज्य को छोटा छोटा करके प्रोविंस में बांट दिए थे ताकि हर प्रोविंस को अच्छे से चलाया जाए। उस प्रोविंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, दायित्वभार, वो एक सूबेदार को देते थे, ठीक है। प्रोविंस को हम सूबा भी कहते हैं और सूबेदार को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाता था। अब तुम लोग देखना अपनी बुक की पेज नंबर 51 में जो है ये जो सूबे, ठीक है, प्रोविंस या सूबा जो है वो कुछ कुछ छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में फिर बांटा हुआ रहता था। ये डिस्ट्रिक्ट फिर सरकार में, सरकार फिर परगना में बट जाता था। तो क्या बोले हम, अकबर अपनी पूरे साम्राज्य को छोटा छोटा प्रोविंस में बांट दिए थे। ये प्रोविंस जो था फिर छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट में बढ़ गया, छोटा छोटा डिस्ट्रिक्ट फिर सरकार में, सरकार फिर परगना में। अब ये परगना में विलेज रहते थे, बहुत सारा विलेजेस इस परगना के अंदर में आते थे। ये जो और कुछ नहीं, अकबर की एक सोच था कि अलग अलग जगह का अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम अलग अलग मिनिस्टर के ऊपर देंगे तो वो अच्छे से अपनी काम को निभा पाएंगे। ओके, अब ये टाउन, ये तो हो गया विलेज वाला, विलेज की तरफ हम बात की कि विलेज कैसे एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज की एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था। अब अगर हम शहर की तरफ आते हैं तो टाउन में, टाउन की जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो दिया जाता था कोतवाल के ऊपर, ठीक है, कोतवाल्स के ऊपर। पेज नंबर 51, कोतवाल्स, हु वेर कोतवालीज, जो कोतवाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे उन्हें कहते हैं कोतवालीज। क्वेश्चन नोट करो, हु वेर कोतवालीज। नेक्स्ट, ये जो परगना हो, कोतवाल्स हो, सूबेदार हो, सबको सैलरी पे किया जाता था। कभी कभी वो कैश में और कभी कभी जैसे गिफ्ट की तरफ से कोई अच्छा काम करे तो उसको, जिसे कहते उपढौकन, मतलब गिफ्ट दिया जाता था उनको अच्छा काम के लिए, ठीक है।
अब नेक्स्ट चलो रिवेन्यू सिस्टम। रिवेन्यू सिस्टम मतलब होता है टैक्स सिस्टम। अकबर जो है, अकबर का लैंड रिवेन्यू पॉलिसी में जो फ्रेम मतलब उनकी जो ये रिवेन्यू सिस्टम पूरा देखते थे वो थे राजा टोडरमल। ठीक है, टोडरमल के रिवेन्यू सिस्टम का मेन जो प्लस पॉइंट था, अच्छा चीज़ था, वो ये था, वो अपनी प्रजा की पहले देख लेते थे कितना जमीन है, कितना लैंड है एक फार्मर के पास, या फिर इसकी खुद का लैंड है कि दूसरे की लैंड के ऊपर वो खेती कर रहा है, और ये सब कुछ देखते हुए लैंड रिवेन्यू तय किया जाता था। ओके, फिर अगर कभी सोचो कि फ्लड आ जाए, कभी सोचो कि फेमिनी आ जाए, मतलब क्या होता है बहुत बारिश से फसल ना हो पाए, फिर बहुत धूप से ज़मीन फट जाए, तो उस समय तो फसल नहीं होता था, तो उस समय अकबर अपनी प्रजा को हेल्प करते थे, ना कि उनसे ज़बरदस्ती टैक्स लेते थे। ओके, और कभी कभी तो फार्मर्स को वो लोन भी देते थे, मतलब स्टेट की ओर से अपनी प्रजा को लोन भी दिया जाता था। और इस सिस्टम में मतलब कभी फ्लड और फेमिन अगर होता था तो उसमें उनकी जो लोन है उसे थोड़ा कम कर दिया जाता था। अब नेक्स्ट चलते हैं ट्रेड की ओर। अकबर जो है काबुल, कश्मीर, सिंध ये सब जगह को तो अपनी दखल में ला ही चुके थे, और क्योंकि ये सब जगह अकबर की दखल में था तो क्या था, इसमें क्या होता था, पॉजिटिव चीज़ ये था, ये सेंट्रल एशिया की जितना सारा सेंट्रल एशिया में जो जो जगह था, जो जो देश था, तो उनके साथ मुगल डायनेस्टी का ट्रेड वाला जो रिलेशन था बहुत ही अच्छा, व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। ठीक है, मतलब बहुत ही अकबर के समय व्यापार बहुत अच्छा हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं अकबर की कल्चरल कंट्रीब्यूशन के ऊपर। अगर हम अकबर की कल्चरल कंट्रीब्यूशन की बात करें उससे पहले हम बताना चाहेंगे कि अकबर ऐसा एक राजा थे जिनको मतलब जो बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो चुके थे, और उनको ठीक से गाइडेंस, जैसे माता पिता जिस तरह से गाइड करते हैं दूसरा कितना भी कोशिश कर ले वैसे गाइड नहीं कर पाएंगे। बैरम खान ने बहुत कोशिश की उनको गाइड करने के लिए और बहुत हद तक किए भी, लेकिन फिर भी अकबर जो थे एकदम इलिटरेट, अनएडुकेटेड, उनको अपना नाम भी जोधा ने ही लिखना सिखाए। जोधा के बारे में हम बाद में बताएंगे। तो अकबर अनएडुकेटेड थे लेकिन फिर भी उनको म्यूज़िक का शौक था, पोएम का शौक था। अपनी राजसभा में अकबर हिंदू, मुस्लिम मतलब हर धर्म को पीछे रखते हुए सबको सेम मतलब इक्वल पोस्ट देते थे, अपनी राजकोट में भी, राज्यसभा में भी, और अपनी पोस्ट में भी, मतलब जो हायर पोस्ट देते थे सब में जिसके पास क्वालिटी था, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, पारसी हो, सिख हो, जैन हो, कुछ भी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। देखो लिखा हुआ है अकबर हैज़ अ टॉलरेंट ऑफ ऑल कल्चर्स, ऑल रिलीजियन। किसी भी धर्म को छोटा करना, बड़ा देखना या फोर्सफुली किसी को कन्वर्ट करना ये बिल्कुल उनके नेचर में नहीं था। ओके, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेज नंबर 52 में देखो 9 जेम्स who were known as 9 gems। क्वेश्चन, who were known as 9 gems। तो उसमें कौन कौन है नाम नोट करो। अबुल फजल, प्लीज अंडरलाइन करते जाओ। अबुल फजल, फैजी, बीरबल, अब्दुल रहीम खानी खानान, राजा टोडरमल, राजा भगवान दास, राजा मान सिंह, तानसेन, और ये जो है 9 जेम्स है। अब इनके बारे में अगर हम बताएं, अबुल फजल जो है उन्होंने लिखा था अकबरनामा। अकबरनामा है बायोग्राफी ऑफ अकबर, अकबर के जीवन के ऊपर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अकबरनामा। तो क्वेश्चन नोट करो, हु रोट अकबरनामा, हु रोट अकबरनामा। आंसर क्या होगा पता चल जाएगा, बुक पेज नंबर 52 में है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें
तो है तानसेन। तानसेन की सुर के बारे में हिस्ट्री में ये कहा जाता है, उनकी इतना मिठास था, उनके सुर में इतना मिठास था कि वो गाना गाते तो कभी कभी बारिश भी आता था, मतलब वो गाने से बरसात भी बरसा सकता था। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं पेज नंबर 53, पेंटिंग की ओर। अकबर के टाइम कश्मीर, ग्वालियर, गुजरात एंड डेक्कन वर्क इन अकबर तस्वीर खाना मतलब पेंटिंग, जहाँ पर पेंटिंग होता था। पेंटिंग में देखोगे तुम लोग के बुक में दिया पेंटिंग ऑफ अकबर हंटिंग, उनकी शिकार की कुछ पेंटिंग दिया हुआ है, देखो। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कलर यूज़ किया जाता है, मेनली जो है पिकॉक की बॉडी में जो कलर है उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं आर्किटेक्चर। अकबर के टाइम इंडियन, पर्शियन, सेंट्रल एशियन स्टाइल में आर्किटेक्चर डेवलप हुआ था। बिल्ड बाय हुमायूंस विडोज was constructed during Akbar rising. Akbar built a new city at फतेहपुर सीकरी। अकबर built a new city, अंडरलाइन करो, at फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी में अकबर एक नया सिटी बनाए। तो who established फतेहपुर सीकरी? Who established फतेहपुर सीकरी? It is a question. Next, अकबर सोशल रिफॉर्म्स। पहले हम बता चुके, अकबर को किसी भी धर्म के प्रति कोई भी प्रॉब्लम, किसी भी धर्म से कोई प्रॉब्लम नहीं था। हर रिलीजियंस के प्रति उनका इक्वल सिंपैथी हो, इमोशन हो, रेस्पेक्ट हो, इक्वल था। ठीक है, तो अकबर ने उस समय भी समाज में चाइल्ड मैरिज, विडो सती, ये सब कुछ था। अकबर बहुत हद तक कोशिश किए थे कि समाज से ये सब कुछ हट जाए। ठीक है, विडो रिमैरिज की पक्ष में भी अकबर बहुत कोशिश की थी। ये अलग बात है कि हिज एफर्ट्स हाउएवर हैड लिटिल इफेक्ट, हिज एफर्ट्स हाउएवर हैड लिटिल इफेक्ट्स, बहुत थोड़ा इफेक्ट दिया था। लेकिन उस समय अकबर ये सोचे थे, यही जो है एक अच्छा रूलर्स का आइडेंटिटी, एक पहचान है। अकबर जो है चाहते थे कि हर धर्म का जो अच्छा चीज़ है, हर धर्म में ही, हर रिलीजन में ही अच्छा, जो रिलीजन्स फाउंडर है, अगर उनकी ओपिनियन लोगे, अगर उनकी स्पीच देखोगे ना, तो देखोगे सब रिलीजन का सेम चीज़ है, सेम स्पीच है, सेम ओपिनियन है। तो अकबर चाहते थे सारा धर्म को मिला के एक धर्म बनाए, एक रिलीजन बनाए, जिसे कहेंगे दीन ई इलाही। पेज नंबर 54, अंडरलाइन करो, दीन ई इलाही। दीन ई इलाही वॉज बेस्ड ऑन सूफी फिलोसफी बट बोरोड आइडियाज फ्रॉम ऑल मेजर रिलीजियंस। ओके, अब थोड़ा हम बताते हैं अकबर और जोधा के बारे में। जोधा एक राजपूत प्रिंसेस थी, अकबर से उनका शादी हुआ था। हाँ, ये पहले जो है जोधा की शादी के बाद जोधा कृष्ण भगवान राधा कृष्ण की पूजा करते थे, और अकबर से शादी वो बिल्कुल भी मतलब अपने मन से नहीं मान रहे थे, या फिर नहीं एक्सेप्ट कर पाए थे। लेकिन अकबर की जो अच्छा बिहेवियर से जोधा के प्रति, अकबर मुस्लिम थे और नमाज पढ़ते थे, लेकिन जोधा हिंदू थी। कभी भी अकबर जोधा को ज़बरदस्ती नहीं किए कि तुम अपना धर्म छोड़ के नमाज पढ़ो, या फिर अपनी भगवान जो कृष्ण भगवान की पूजा जो जोधा करते थे उसको छोड़ दो। जोधा के लिए अकबर खुद एक मंदिर अपनी महल के अंदर बना दिए थे, ताकि जोधा उसमें अपनी भगवान की पूजा कर सके। इवन अकबर को इसलिए मौलवी, उस समय की जो रिलीजन से जुड़ा हुआ, मुस्लिम सूफी रिलीजन से जुड़ा हुआ या इस्लाम रिलीजन से जुड़ा हुआ जो मौलवी साहब थे, तो उन्होंने भी अकबर की इस डिसीजन से उनके खिलाफ बोले थे। लेकिन अकबर किसी की बात नहीं सुनी। अकबर का एक ही चीज़ था, एक ही बहुत अच्छा जो था कि किसी को भी अपनी धर्म के खिलाफ फोर्सफुली कन्वर्ट नहीं करना चाहिए। ओके, अकबर हिंदू के ऊपर से जो एक टैक्स था जिजिया, तुम लोग की बुक में देखोगे पेज नंबर 53 में है, जिजिया टैक्स।
जो कि नॉन मुस्लिम मतलब हिंदू को पे करना पड़ता था जिजिया टैक्स। अकबर वो टैक्स हटा दिए सॉरी। क्या जिजिया टैक्स क्या था? जिजिया टैक्स मतलब कोई अगर धर्म अपना पिलग्रिमेज करना चाहे मतलब क्या बोलेंगे, सोचो जैसे कि हम लोग के मम्मी पापा जाते, कभी गया जाते, काशी जाते, बनारस जाते, तो उस समय भी लोग जाते थे, तीर्थ यात्रा जिसे कहते हैं। एग्जैक्ट वर्ड इज तीर्थ यात्रा। तो तीर्थ यात्रा जाने के लिए जो टैक्स देना पड़ता था जिजिया, अकबर वो टैक्स हटा दिए, नहीं देना होगा। तो ये है अकबर के बारे में बहुत ही जो भी बताए, मुझे और भी कुछ उनके बारे में एक्सप्लेन करना था, क्योंकि मुगल रूलर्स हो या पूरा इंडियंस में जितने इंडियन रूलर जितना मैं जानती हूँ, इसमें अकबर की तरह रूलर बहुत कम ही है। तो he was indeed one of the greatest ruler ever I have ever seen. I hope you understand, and I hope you're getting my point. I will try my best to give you the information, give you the description of about Akbar. Okay, and once again, stay at home, keep safe, and please read the chapters carefully, and please solve all the answer. Either post it in comment box, you can answer in comment box, or you can answer in your group. I am always there. Please, if you have any problem, any doubts, and if you want to know about more Mughal dynasty, contact me. I am always for you. Okay, thank you, God bless you, and keep safe my students.